Hello and welcome to Frankly Speaking. It's a pleasure to have you, Manish Tiwari. Since elections, this is the first time a congressman has agreed to speak with me. Manish Tiwari, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. All our memories of Purab or Paschim, Manoj Kumar came alive with that one tweet that you made, and it tagged a story which said Manish Tiwari and Shashi Tharoor benched for the debate on Operation Sindoor. Please tell us why did you remember this song of yesteryears, and what really happened behind the scenes? ऐसा है नविका जी, पहले तो आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। देखिए, बात ये है कि जब 7 और 10 मई के बीच जो सैनिक कार्रवाई हुई और उसके उपरांत ये निर्णय लिया गया कि भारत का पक्ष रखने के लिए कुछ कुछ सांसद हैं और कुछ कूटनीतिज्ञ हैं, वो विभिन्न देशों में जाएंगे, और उसमें मुझको भी जाने का मौका मिला, हमारे भी कुछ साथियों को जाने का मौका मिला। तो कई लोगों को शायद ये लगना शुरू हो गया कि हम सरकार के टोडी बन गए, जबकि वास्तविकता इससे बहुत परे है। और वास्तविकता ये है कि सरकार एक राजनीतिक हाइपोथेसिस है, एक राजनीतिक परिकल्पना है। भारत एक भौगोलिक वास्तविकता है, ये एक सांस्कृतिक सच है। तो उस ट्वीट का अर्थ ये था कि सरकार और भारत में फर्क है, और हम लोग जो उन प्रतिनिधि मंडलों में गए थे वो भारत का पक्ष रखने के लिए गए थे, क्योंकि आज 45 साल हो गए पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है। आपने कहा कुछ लोगों ने ये सोचने की हिमाकत की कि सरकार के टोडी बन गए। ये कुछ लोग कहाँ हैं आपकी पार्टी में? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, क्योंकि बाकी तो ये समझ रहे थे दैट ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत का जो नेतृत्व है अगर दूसरे देशों में रखे तो ये भारत को और भी स्ट्रॉन्ग दिखाता है, बिकॉज इट इज एन ऑल पार्टी डेलीगेशन। पार्लियामेंट्री सपोर्ट है इसमें कहीं ईगो है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्योंकि आपको चुना गया, पार्टी से नहीं पूछा गया, तमाम इस तरह की बातें उस दौर में आने लगी। देखिए नविका जी, ये सारी बातें इर्रेलेवेंट है और मैं इसलिए इनको इर्रेलेवेंट मानता हूं। ये बहुत जरूरी हो गया था कि एक परिप्रेक्ष्य में बातों को रखा जाए, और ये सारी बातें उसमें इर्रेलेवेंट हो जाती हैं कि किसने कहा, किसने नहीं कहा, किसके कहने पे गए, किसके कहने पे नहीं गए। जब भारत की बात आती है तो ये सारी चीजें एक तरफ रखनी जरूरी है। आपको पूरा पक्का विश्वास है कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, क्योंकि आपने कहा कि धर्म पूछकर, धर्म चिन्हित करके लोगों को पहलगाम में मारा गया। आपकी पार्टी के कई लोगों ने कहा कि टेररिस्ट के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म पूछे। आपकी पार्टी की नेत्री प्रियंका वाड्रा जी ने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में उन्हें भारतीय कहा, धर्म पर बिल्कुल कोई बात नहीं की। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मारे गए, जो शहीद किए गए वो भारतीय थे, भारत के नागरिक थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर उन्हें हिंदू कहने में कोई परहेज? अगर आप इसकी तय में जाएं, अगर इसके आप पिछोकड़ में जाएं, जैसे पंजाबी में कहते हैं, ये आईएसआई का सबसे पुराना मंसूबा रहा है। ये आईएसआई की प्लेबुक का जो पहला अध्याय है ये वो है, और ये पंजाब में शुरू हुआ था 1980 में, जब धर्म के नाम पे लोगों को चिन्हित करके मारा गया था। क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान का जो मंसूबा था वो मंसूबा ये था कि हिंदू और सिखों में
दरार पैदा की जाए। But why does the Congress party live in denial of this? Is it vote bank politics? Is it their appeasement, as it is called by the BJP, that does not allow them to recognize the fact that this was done on religious lines based on asking who was a Hindu and then killing them? वेल नविका जी, मैं इसका अंग्रेजी में भी जवाब दे सकता हूँ, हिंदी में भी जवाब दे सकता हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा सहूलियत हो। देखिए, वास्तविकता ये है कि आतंकवाद कोई एनडीए भाजपा के कार्यकाल में तो शुरू नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि 1980 में शुरू हुआ और बहुत सारी सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे एनडीए भाजपा की रही हो, यूनाइटेड फ्रंट की रही हो, इससे उनको निपटना पड़ा है। तो जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी अगर कोई ढाल है, वो भारत की पंथनिरपेक्षता है, वो भारत का सिंक्रियाटिक ईथॉस है। जब हमारे डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस बाहर गए भी, जितने डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस गए, जिस मुल्क में गए, हर व्यक्ति ने ये बात कही कि भारत एक मल्टीकल्चरल मुल्क है। और जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं कि वो धर्म के नाम पर दरार पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुल्क धर्म के ऊपर बना था, इस मंसूबे को जहां पे आपको मौका मिले ग्लोबल स्टेज के ऊपर, अंदर बाहर देश के लोगों को इसके बारे में बताना। आपने बहुत लंबा जवाब दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूं कि कांग्रेस पार्टी को ये रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत क्या है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हिंदुओं को पूछ के मारा गया, ये शब्द कांग्रेस के मुंह से निकलते क्यों नहीं? आप क्या कहते हैं, जब मार्च में बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, अहमदाबाद में जब अधिवेशन हुआ, उसका आप अगर प्रस्ताव पढ़िए तो जो बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं, जहां पे धर्म के आधार पे हिंदुओं को चिन्हित किया गया, उसका सीधा सीधा उसमें उल्लेख है। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है नविका जी। बांग्लादेश में आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहलगाम में रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत क्यों होती है? पहलगाम में भी सभी लोगों ने उस चीज की निंदा की, और सिर्फ यही नहीं है, पहलगाम की घटना के बाद चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहता हो, चाहे वो केरल में रहता हो, चाहे वो मणिपुर में रहता हो, चाहे वो गुजरात में रहता हो, एक होकर सभी भारतीयों ने उस घिनौनी वारदात की पुरजोर शब्दों में निंदा की। इसी से कनेक्टेड एक और सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या आपके मन में कहीं कोई शक, कोई शुभा, कोई डाउट है कि ये पहलगाम का अटैक पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया था? मेरा सदा ये मानना रहा है कि ये जो आतंकवाद भारत में फैलाया जाता है, इसकी जड़ पाकिस्तान है। क्योंकि जो आतंकवादी हैं, उनको हथियार कहां से मिल रहे हैं? भारत में तो वो हथियार आपको मिल नहीं सकते। जो आरडीएक्स है वो कहां से आ रहा है, जो बॉम्ब्स हैं वो कहां से आ रहे हैं? सो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान इस मंसूबे के पीछे नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। पाकिस्तान इज 100% कंप्लिसिट इन एक्सपोर्टिंग टेरर टू इंडिया। दूसरी बात जो आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद को खोए, एक नहीं 2। तो आतंकवाद का दर्द कांग्रेस पार्टी से ज्यादा और कौन जानता है? और इसलिए जब देश की बात आती है और जब देश के ऊपर कोई आघात होता है, तो दलगत सियासत से ऊपर उठकर और जो भी हमारी अंदरूनी एक दूसरे से लड़ाइयां हैं, उनको एक तरफ रखते हुए सबको भारत के लिए खड़ा होना चाहिए। ये सबको पता है, लेकिन होते हैं क्या? सवाल इस बात का है। बिल्कुल होते हैं। देखिए, 2 चीजों में फर्क है। आपको बोलने तक नहीं दिया, शशि थरूर को बोलने तक नहीं दिया। यू वर पार्ट ऑफ डेलीगेशंस दैट वेंट टू फॉरेन कंट्रीज। आपको ये
दर्द ट्वीट करना पड़ता है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, और आपको बात सुनाने का मौका तक नहीं दिया? क्यों? क्योंकि आप भारत की बात करते और पार्टी की लाइन की बात ना करते। देखिए नविका जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। देखिए गलत क्या है इस क्वेश्चन में? क्या ये सही वाक्यों का समरी नहीं है? मैं आपको बताता हूं। मैं ये मानता हूं कि भारत का जो सार्वजनिक संवाद है उसमें मेरे पास क्वार्टर्स राइट्स हैं। तो अगर कोई मेरे को कहीं नहीं बोलने देता, फिर नविका जी जैसे दोस्त बुला लेते हैं तो हम अपनी बात कह लेते हैं। तो बात कहने के तो 100 जरिए हैं, और वो सारे जरिए अगर इस्तेमाल करने हों तो वो किए जा सकते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। देखिए अब लोकसभा में कौन बोला कौन नहीं बोला ये कोई माने नहीं रखता। नहीं रखता? रियली? दिल पे हाथ रख के दिल पे हाथ रख के कहिए कि ये मायने नहीं रखता। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि हर पार्टी को ये तय करना है कि भाई वो किसको बुलवाना चाहते हैं। अगर उनको लगा कि हमसे बेहतर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बात रख सकता है, उन्होंने उनको बुलवा दिया। उसमें कोई मुझे किसी तरह की आपत्ति नहीं है और ना ही मुझे किसी तरह से किसी झगड़ा है। कोई निराशा है तो मेरी निराशा ये है कि जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे, अब आपने जो भारत ने सैनिक कार्रवाई की 7 और 10 मई 2025 के बीच, क्या वो करनी जरूरी थी? मेरा मानना है कि वो करनी बहुत जरूरी थी। मेरा ये मानना है। राहुल गांधी spoke on this entire debate. Priyanka Gandhi spoke on this. Gaurav Gogoi spoke on these issues. None of them raised this. So are you disappointed with the leadership in your party for having literally wasted an opportunity to get the government on the mat as it deserved to be, or maybe answer questions and have across party lines a reasonable debate and discussion on what are the steps forward? Are we doing enough of that in our country, or are we only stuck with ट्रंप ने 28 बार बोला, 30 बार बोला, 32 बार बोला तो हमने सेल आउट कर दिया, हम घुटनों पे आ गए, हम ट्रंप के सामने लेट गए? Is that rhetoric getting us any? Well, actually, the reality is that nobody raised it in parliament, including the government. अगर मैं ट्रेजरी बेंचेस, अगर मैं विपक्ष की तरफ से अगर मैं बोलता तो जरूर ये सारे सवाल उठाता, क्योंकि मेरा मानना है कि ये गंभीर सवाल हैं जो भारत की सामरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं सत्ता पक्ष में होता, मैं जरूर इन सवालों को उठाता और इन सवालों के अपने आप जवाब देता, क्योंकि यही बुनियादी सवाल हैं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कोई सरकार और या विपक्ष की बपौती नहीं है। Do you raise these issues within your party, because your party says it's a very democratic party, freedom of speech, constitution in the jab? Those are the fundamental features of the Congress party. But is it democratic enough for people like you to raise your concerns within the party forum? नविका जी, मैंने इसके ऊपर 5 किताबें लिखी हैं, और और छठी मेरे पब्लिशर्स के पास है। तो इसलिए जब आएगी तब आएगी मनीष तिवारी जी। देश की जनता से सच बोलने के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। नहीं, मैं देखिए, मैं आपको साफ तौर पे कह रहा हूं कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मेरी चिंताएं हैं, मुझे जो भी मौका मिलता है पार्टी के भीतर पार्टी के बाहर, मैं उसको बड़े बेबाक तरीके से लोगों के सामने रखता हूं। और इसलिए सुनता कौन है? अब देखिए, ऐसा है कि अच्छा, आप कह देते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। देखो, ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि भाई हम लोगों को सुना नहीं जाता, क्योंकि आप बहुत मेजर कर रहे हैं, बहुत वे कर रहे हैं अपने वर्ड्स को, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूं कि आप निडर होके बोलें। ऐसा है नविका जी, आपको डर और निडर इन दोनों चीजों के बीच नहीं फंसना चाहिए। मैं क्यों मेजर्ड बोल रहा हूं, मैं आपको बता भी दूं
क्योंकि जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद की बात करते हैं, तो इसमें मेजर्ड और कैलिब्रेटेड होना ही एक सही परिपेक्ष है। क्योंकि मैं आपको बुरा लग जाएगा अगर मैं कह दूंगा, पर अगर इस 7 से 10 मई की सैनिक कार्रवाई की जो सबसे बड़ी कोलैटरल कैजुअलिटी हुई है वो भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी है। But media can't be the only whipping I'm not whipping anybody. I'm just making a... Because the Congress party, of course, loves to whip the media. No. Godi media ho gaya, banned media ho gaya. I'm just making a matter of fact point. Okay, so therefore... I was also making a matter of fact point that when I ask you the question, Pakistan involved था कि नहीं था, आप मानते हैं कि पाकिस्तान था, तो क्या फॉर्मर होम मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम को ये बात नहीं पता है? वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हाउ आर वी श्योर इट इज पाकिस्तान, हाउ आर वी नॉट श्योर दैट इट वाज समबडी हु इज एन ओवरग्राउंड वर्कर विद इन इंडिया. Manishankar Iyer comes out and speaks in the same vein. Are these congressmen not experienced enough? Are they here just to set the cat amongst the pigeons? Are they far removed from reality? And how can you coexist with such thoughts in the democratic Congress room? Well, I am not going to comment on colleagues. No, I'll come to it. I'm not going to comment on colleagues, with whom I have served in government at different points in time. Because they can answer for themselves. You can invite them to your show. So anyway, so when you get unbanned in their context, you can invite them to your show and you can ask the same questions. मैं सदा से ये मानता रहा हूं कि अगर भारत को पाकिस्तान से कोई भी चीज चाहिए तो सिर्फ एक चीज चाहिए कि ये पाकिस्तान प्रोत्साहित आतंकवाद बंद होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान बंद करने के लिए तैयार नहीं है तो जो कार्रवाई 7 मई 2025 और 10 मई 2025 के बीच हुई थी उसको शायद फिर आपको रिपीट भी करना पड़े, क्योंकि यू विल हैव टू मो द लॉन पीरियोडिकली। आतंकवाद और द एक्सपोर्ट ऑफ टेरर और असिमेट्रिक वॉरफेयर is a part of the strategic doctrine of Pakistan. And India's policy makers and political elite need to understand this very clearly, without any compunctions. What is your view on Trump's statement? Which statement of Trump? The 32 जो उन्होंने सीज फायर दबा के करा दिया, ट्रेड में टॉक्स में ले आए, ट्रम्प के स्टेटमेंट पे आपका विचार क्या है? देखिए, मैं आपको नहीं, आप मुझे सीधा जवाब सीधा जवाब देता हूं कि इट्स कंप्लीटली ऑफ द चार्ट्स इफ यू वांट अ स्ट्रेट आंसर। और उसका कारण ये है, देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है और जिसमें 2 परमाणु हथियारों से लैस देश उसमें शामिल हैं, तो दुनिया में चिंता तो बढ़ती है। और ये जो बैक चैनलिंग है, ये बैक चैनलिंग आज तो शुरू नहीं हुई। ये बैक चैनलिंग 1987 ऑपरेशन ब्रास टैग से जब भी भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है, ये बैक चैनलिंग होती रही है। ट्रंप के साथ जो तकलीफ है वो ये मानता है कि बैक चैनलिंग फ्रंट चैनलिंग है, और ये उसने कोई पहली बार ही नहीं किया। अगर आपको याद होगा कि जब पुलवामा के बाद बालाकोट के ऊपर हम लोगों ने हमला किया था तो हनोई में थे, किम जोंग उन से मिल रहे थे, वो समिट सिरे नहीं चढ़ पाया, तो उन्होंने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया that soon there will be good news from India and Pakistan. They are, going to be pulling away or something to that effect. So, that is the kind of commodity you are dealing with. Do you believe there was third-party intervention by America which what resulted in the ceasefire? मेरा ये मानना है कि आपके ना इंटरवेंशन थी, ना मीडिएशन थी, बैक चैनलिंग थी। और बैक राहुल चैनलिंग गांधी को ये कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे आप डेलीगेशन के पार्ट थे? देखिए, ये तो एक वास्तविकता है
जो समझ नहीं आ रही ये राहुल गांधी को? ये एक वास्तविकता है कि मीडिएशन, आप इतनी सारी कानून की किताबों के साथ बैठी हैं, मीडिएशन एक बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। तो ये जो आपके बैक चैनलिंग है, ये अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत इट्स ए इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ इट। But in this case, there was no ceasefire brokered by President Trump. देखिए, उसकी वास्तविकता बिल्कुल साफ है कि उनके डीजीएमओ ने वहां से दूरभाष पे संपर्क किया कि हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। भारत के जो राजनीतिक ऑब्जेक्टिव्स थे या जो सामरिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉर दिए थे फौज को, वो पूरे हो गए। तो इसके बाद But the Congress party doesn't understand that, and they will that's your interpretation that the Congress and they will not understand it from you. So let me ask you then the next question. The next question is that your party says, भाई इतना तो तुमने मार दिया था तो पीओके ले आते, जिस पे बीजेपी कहती है कि पीओके 71 में ले आते। तुम्हारे पास तो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी थे, तुम्हारे पास 15,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया भी था, तब क्यों नहीं किया? हाउ डू यू स्टैंड ऑन दिस डिबेट? देखिए, मैं वही आपको कह रहा था, जिस बात से मैंने शुरू किया था कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा पे बहस होनी चाहिए, संजीदा, संवेदनशील और गंभीर होनी चाहिए। कुछ वास्तविकताएं हैं और उन कुछ वास्तविकताओं को आपको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। इस तरह के बयान दोनों तरफ से, आपको याद होगा कि अगस्त 2019 में एक बयान आया था कि हम अस्काई चीन भी ले लेंगे। तो इस तरह के जो बयान हैं, इन बयानों से बचने की जरूरत है, क्योंकि दोनों तरफ, सारी तरफ बचने की जरूरत है। क्योंकि आप जब राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की सामरिक नीति की बात करते हैं, तो ये जो ओवर द टॉप हाइपरबोल है सारी तरफ से, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पर जो वेस्टर्न थिएटर है, वेस्टर्न थिएटर में जो लाइन है, सीज फायर लाइन जिसको आप एलओसी कहते हैं, वो थोड़ी बहुत इधर उधर हुई होगी 49 से लेके 2025 तक। वो ना भारत के फेवर में ना पाकिस्तान के फेवर में कोई लंबा चौड़ा इधर उधर गया है। ये एक सामरिक वास्तविकता है। इस चीज को आपको आपने कभी कांग्रेस पार्टी की इंटरनल मीटिंग में ये समझाया? देखिए, लुट गया, भारत की जमीन चली गई। देखिए, ऐसा है कि मेरी ये कोशिश रहती है कि जिससे भी बात हो, इन चीजों को एक परिप्रेक्ष्य में उनके सामने रखा जाए, जिससे कि जो मेरी समझ है, मैं अपनी समझ उनके समक्ष रख सकूं। अब कौन कितना उससे सीख लेना चाहता है या कौन कितना उसको अपने संज्ञान में लेना चाहता है, वो तो मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। पर हाँ, अपनी तरफ से जरूर कोशिश करता हूं। डू यू एंड शशि थरूर एक्सचेंज नोट्स these days? Why do you think that we are estranged from each other? Is that the feeling you get? Estranged from the party or the line of the party, so to speak. देखिए, ऐसा है, शशि अब से नहीं, जब से सांसद बने हैं 2009 में, तब से मित्र हैं और हमारी बातचीत होती रहती है। और उनका भी एक अपना बहुत लंबा तजुर्बा है और उस तजुर्बे से बाकी पार्टी से आप दोनों की बातचीत कितनी होती है, इस पर भी थोड़ा if you can enlighten us. देखिए, मैं शशि के बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि he is in the best position to answer for himself. पर हाँ, जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, मैं वो जरूर अपनी पूरी क्षमता से बताने की कोशिश करता हूं। ऑडियंस में कौन होता है? अब ऐसा है कि ऑडियंस में ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है कि इसके लिए ऑडियंस चाहिए, पर जहां जरूरी है वहां पे अपनी बात, जो मेरी समझ है, मैं जरूर रखने की कोशिश करता हूं। ये पूरे पाकिस्तान एंड इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। इन 2010 द यूपीए वाज इन पावर एंड दे स्टार्टेड अ सैफरन टेरर थियरी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि भगवा आतंकवाद था। मेरा जवाब सुन लीजिए।
जनार्दन द्विवेदी हमारे चेयरमैन थे मीडिया डिपार्टमेंट के 2009 से लेकर 2013 तक। आप अगर अतीत में जाएं तो जनार्दन द्विवेदी जी के एक नहीं कई बयान हैं कि हम भगवा आतंकवाद या इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना रहा है कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई जाति है। आतंकवाद आतंकवाद है और आतंकवाद को नस्ते नाबूद करना, इसको जड़ से उखाड़ना, ये हम सबका जिम्मेवारी है। मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा अगर आप जनार्दन द्विवेदी की बात को ज्यादा महत्व देंगे और पी चिदम्बरम सितंबर 2010 में जो विज्ञान भवन में एज होम मिनिस्टर कह रहे थे, वेयर he referred to the term saffron terror. In 2013, the then Home Minister, Sushil Kumar Shinde, made the statement of Hindu terror, saffron terror, and that was also in a Congress adhivation that was done. I want to ask you, are you saying that the country should believe Janardhan Dwivedi or the two Home Ministers who were making these statements? Well, the country should believe Mr. Janardhan Dwivedi because Mr. Janardhan Dwivedi was the chairperson of the AICC Media Department, and he was the. Is this the one only? second. Is this the only instrument to save your party that you can find? No. Let me complete. And he was the authoritative voice of the Congress Not Party. the Home Ministers? Well, he was the authoritative voice of the Congress Party, and not once, repeatedly and explicitly, he had stated that we do not subscribe to linking any color to terror. We do not subscribe to the term saffron terror. Why should and it we do not not believe. And let me complete. And we do not believe that terrorism has any religion. Here the account of Mehboob Muzaffar, who says that he was asked to blame Mohan Bhagwat. He was asked to blame the other people on this, and he was thrown out. That happens through a political process. It does not happen through the law as it exists in these books. मुझे एक बात बताइए कि अगर आप जो बात कह रही हैं वो सही है तो ये फैसले में क्यों नहीं लिखी गई? आप ये कह रही हैं कि इन इन्वेस्टिगेशंस में राजनीतिक इंटरफेरेंस थी और मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं, और मैं आगे आपको ये बात कहता हूं कि अगर जो आप कह रही हैं या जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं ये सही है, या even if it had an iota of truth to it, why didn't it find reflection in the judgment? Okay, fair point. Let's see what happens. आगे क्या होता है. But एक एटम बॉम्ब भी मिला है, आपको पता है? एक एटम बॉम्ब मिला है कर्नाटका में, जिससे पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन चोरी करता है और बीजेपी चोरी करता है. राहुल गांधी का स्टेटमेंट है. दिस कांस्टेंट वॉर विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक द इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी इलेक्टोरल रोल. तेजस्वी यादव सिंह मेरा नाम नहीं है जबकि नाम है. राहुल गांधी सेइंग दैट हम आपको पाताल लोक से ढूंढ के लाएंगे, थ्रेटनिंग द इलेक्शन कमीशन. डू यू थिंक दिस ऑगर्स वेल फॉर डेमोक्रेसी? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत जिम्मेवारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग की वो विश्वसनीयता नहीं रही. खासकर जो ये एसआईआर वाला मामला है, देखिए जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, शायद आपको इस बात की जानकारी हो कि वर्ष 2022 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है उसको एनडीए भाजपा सरकार ने संशोधित किया था. उसमें 2 नए सबसेक्शन जोड़े गए थे, 23(4) और 23(5), और उन सबसेक्शंस में यह साफ तौर पे कहा गया था कि जो आधार है, आधार आपकी वोट को प्रमाणित करने का एक पुख्ता जरिया है. साफ तौर पर 23(4) और 23(5) में लिखा गया था. मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि क्या चुनाव आयोग जो देश की संसद ने कानून बनाया है उससे भी ऊपर है कि आप कह रहे हैं कि आप आधार को प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं है? ये किस तरह का चुनाव आयोग है? There is a problem because in some areas, let's start with Bihar, like Simanchal areas,
there are more Aadhaar cards than the population of that place. So there is a problem, there is a mismatch, and this whole exercise is to find that out. अगर आपका अब ये मानना है कि आधार वोट को प्रमाणित करने का जरिया नहीं होना चाहिए, तो आप ये कहिए कि जो हम कानून लेके आए थे 2022 में, जिससे 23(4) और 23(5) जोड़ा गया है, हमने गलती की है, हम उसको रिपील करना चाहते हैं. यू cannot run with the hare and hunt with the hound. कभी आप ईवीएम को ब्लेम करते हैं, कभी आप एसआईआर को ब्लेम करते हैं. जहां आप जीत जाते हैं वहां सरकारें बना लेते हैं, जहां आप नहीं जीतते वहां सवाल हो जाते हैं. और महाराष्ट्र का भी आप देख लीजिए. देखिए, अब मैंने एसआईआर के बारे में तो आपको साफ तौर पे कह दिया कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि क्या चुनाव आयोग भारत के कानून के ऊपर है. भाई, जो कानून ये सुनिश्चित करता है कि आधार एक प्रमाण होगा, आपके जो संवैधानिक अधिकार है, अख्तियार है वोट डालने का, उसको प्रमाणित करने का, उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? Okay, I hope the election commission answers that question. In the end, I just want a rapid fire round. I'll ask you quick questions, you have to give me quick answers. Operation Sindoor, success or surrender? देखिए, मेरा ये मानना है, One word. नहीं, मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, और ये जो कार्रवाई हमने की है डिटेरेंस एस्टैब्लिश करने के लिए, मेरी ये उम्मीद है कि इससे डिटेरेंस एस्टैब्लिश होगी और ऐसे आतंकी हमले भारत पर नहीं होंगे. सक्सेस और सरेंडर? देखिए, ये बाइनरीज में मैं नहीं जाना चाहता. सरेंडर तो नहीं है. देखिए भाई, इन बाइनरी ऑब्वियसली सरेंडर नहीं है. Was UPA 1 and UPA 2 weak against fight against terror? नहीं, मेरा नहीं मानना है कि कोई भी भारत की सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, आतंकवाद से निपटने के लिए जो दृढ़ निश्चय भारत को दिखाना चाहिए था, वो हर सरकार ने जिसने इस मंसूबे से निपटा है दिखाने की कोशिश की. Despite 26/11 not being responded to, but should there be dialogue with Pakistan? देखिए, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ जब तक वो आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद नहीं करती, किसी बातचीत का कोई फायदा नहीं निकलने वाला. मणिशंकर अय्यर से जरा आप बात कर लें ऑफलाइन. Who first told you that you were part of the all party delegation? किरण रिजिजू ने फोन किया था. जयराम रमेश और चिदम्बरम, who's the better China guru? देखिए, ये आप आउट ऑफ कोर्स है. ये आप जयराम जी को बुला लीजिए, चिदम्बरम जी को बुला लीजिए, बिठा लीजिए और उनसे पूछ लीजिए. 2008 कांग्रेस MOU with China, गलती और अचीवमेंट? अगर आप इस सवाल का सही जवाब चाहते हैं, भारत में जो 6 नेशनल पार्टीज हैं उनसे जाके पूछिए कि अपनी पूरी लिस्ट कि किस किस राजनीतिक पार्टी ने किस किस और राजनीतिक पार्टी के साथ ऐसे बायलैटरल MOU साइन किए हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर, इज द नेम डिवाइसिव और यूनाइटिंग? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी था. मेरे को कोई नाम किसी ऑपरेशन का डिविजिव नहीं लगता, क्योंकि मैं नाम को नहीं देखता, मैं कार्रवाई को देखता हूं. इज इंडिया अ डेड इकोनॉमी? देखिए, जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. उसमें समस्याएं हैं, आपके जो असमानताएं हैं, हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ी चुनौती है, बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती है. वो समस्याएं अपनी जगह हैं, पर जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का फैलाव है, वो फैलाव तो बढ़ ही रहा है. डिस्क्राइब ट्रंप. Well, Mr. Trump is unrolling the entire strategic architecture which the US has very assiduously created from 1945 onwards, since the end of the Second World War. Mr. Trump will go one day, as is the democratic norm, but the United States of America will have to carry the implications of the Trump presidency for a long time. नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री. what do you think of him?
वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको जनता ने चुना है। मेरी राय या किसी और की राय उसमें कोई महत्व नहीं पर रखती। आप एक सांसद हैं, आपकी कोई तो राय होगी। नहीं, मेरी ये राय है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो भी भारत का प्रधानमंत्री है, ये तो फैक्ट, ये फैक्ट है। वो भारत मैं राय पूछ रही हूं। नहीं, देखिए फैक्ट के ऊपर राय नहीं होती, ओपिनियन होती है। फैक्ट उनके व्यक्तित्व पर आपकी क्या राय है? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको लोगों ने चुना है और जो भारत का प्रधानमंत्री है वो एक वास्तविकता है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। एंड आपकी उन पे राय? मैं आपको कह रहा हूं कि वो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता विपक्ष हैं। जिस संसदीय दल का मैं सदस्य हूं उसके वो देता हैं, ये वास्तविकता है। कितना बच रहे हैं आप? ये कौन सा सुरक्षा कवच चाहिए कांग्रेस में रहने के लिए? अगर मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में वास्तविकता की बात करता हूं तो ऐसी टिप्पणी नहीं आती है। अगर श्री राहुल गांधी के बारे में ऐसी वास्तविकता की बात करता हूं तो आपकी तरफ से टिप्पणी आ जाती है। नहीं, मैंने टिप्पणी तो नरेंद्र मोदी पे भी की थी। बी ट्रू टू द मीडिया वंस इन अ वाइल, इफ नॉट एवरी डे एंड ऑन एवरी क्वेश्चन। हाईकमांड कांग्रेस पार्टी का है कौन? हाईकमांड कांग्रेस पार्टी का है कौन? मतलब ये हाई कमांड, मैं तो मतलब 40-45 साल में ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये राजनीतिक पार्टी है कि ये फौज है। ये आप लोगों ने अजीब ही परिभाषा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को कोट कर रही हूं, जिन्होंने कहा कि कर्नाटका में वो जो म्यूजिकल चेयर्स हैं, सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा कि ये हाईकमांड तय करेगा। तो क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड नहीं? देखिए, मैं ये जो शब्दावली है हाईकमांड की, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सीपीआई सीपीएम की हो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं। तो इसलिए वास्तविकताओं के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। ये जो एक मेटाफोरिकल हाईकमांड मीडिया ने या लोगों ने बना रखा है, मीडिया ने नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का ही है। तो बीजेपी के हाईकमांड की भी तो आप बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस दिन बीजेपी की हाईकमांड की बात करेगी, मैं ये सवाल पूछ लूंगी। बीजेपी वाले भी तो बीजेपी हाईकमांड की बात करते हैं। हाँ, तो आप बीजेपी से हैं? नहीं, तो मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ सकती। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सारी शब्दावली है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो अलंकार है, हाईकमांड एक फौजी टर्मिनोलॉजी है। जब फौजें लड़ने जाती हैं, जब मिलिट्रीज लड़ने जाती हैं, तो उसमें एक हाईकमांड होती है। और कांग्रेस पार्टी तो फौजी पार्टी हो नहीं सकती, इतनी इनडिसिप्लिन है। और जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों में संगठन होते हैं, संगठन के कोई मुखिया होते हैं, कोई महासचिव होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मनीष तिवारी जी, आपका ये जो नपा तुला जवाब है आपको प्रोटेक्ट करे, आपके लिए सुरक्षा कवच बना रहे। ऐसा है दविका जी, मुझे किसी किस्म का सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है। पर हाँ, इतने सालों में मैंने एक चीज सीखी है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है और भारत को प्रगति करनी है, एंड इंडिया हैज टू पंच टू इट्स ट्रू पोटेंशियल, दिस he said, she said, which has the staple of our political discourse, has to stop. It has to be a serious political debate, and therefore in the penchant of sensationalism or for sensationalism, we end up sacrificing our national interest. That is my worry. Manish Tiwari, I couldn't agree with you more. And the fact, of course, you're a true blue Punjabi just like me, the fact that you're fearless actually warms our hearts, because पंजाबी कभी डर नहीं सकते, ऐसा कहा जाता है. This is not a comment on other regions of this country. उसका एक कारण है, क्योंकि साडी ਜਿਹੜੀ संस्कृति है ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ रब देखेगा, रब देखेगा. Thank you so much, and it's been a pleasure. Absolutely. After a long time, I hope
I'm not boycotted more by the Congress party, and I hope. Well, I neither can't are say you. about the Congress party, but you're not boycotted by me. That's because we both have our hearts beating for the country, and we do what we do for the country. Thank you very much, Manish.